बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। हमारा चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये हमारा चैप्टर पूरा हो चुका है और अब हमारे 3 सेशंस हैं जिसमें हम प्रश्न और उत्तर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके प्रश्न काफी हैं और आपके जैसे जैसे हम टॉपिक्स कर रहे थे उसमें बीच बीच में क्वेश्चंस भी थे। तो हमने कोशिश करी है कि जितने भी प्रश्न आपके चैप्टर में हैं उसके उत्तर हम आपको दे सकें। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और थोड़े से जो हमारे इशू के प्रश्न हैं उनके उत्तर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो बच्चों, पहला प्रश्न आता है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? अब हम ये पूरा हमारा पदार्थों के ऊपर ही चैप्टर बेस था, तो हम क्या समझते हैं इसको भाषा रूप में कैसे लिखेंगे? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना मिश्रण पदार्थ कहलाता है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तथा सभी कणों की रासायनिक प्रकृति समान होती है, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने कोशिश करी है कि शुद्ध पदार्थ का भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप उसका भी उत्तर दे सकें। तो मेन क्या है कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना मिश्रण, ये पदार्थ कहलाता है। तो जैसा हम जब चैप्टर कर रहे थे तब भी मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही थी कि आपके ये जो चैप्टर है इसमें आपके अगर कहीं टर्म्स बहुत से नए नए शब्द हैं तो कोशिश ये करें कि आप इनको समझने की कोशिश करें। आप कहीं के तत्व क्या है, यौगिक क्या है, पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ क्या है, फिर हम लोगों ने जैसे उनको बारे में कि और हमने पदार्थों के बारे में बहुत जानकारी ली थी और फिर हमने विलयन के बारे में पढ़ा था और उनको कैसे हम सेपरेट करते हैं उसका हमने विभिन्न विधियां पढ़ी थी, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था, वाष्पीकरण पढ़ा था। तो हम देख रहे हैं हमारा जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे उसमें भी बहुत नए टर्म्स आ रहे थे। तो आप लोग प्लीज कंफ्यूज नहीं करिए और एक एक जो हमने कोशिश करी है कि नोट्स में भी आपको दिया है, समझाया भी है, अब प्रश्न और उत्तर के साथ भी आपको समझा रहे हैं, क्योंकि इन टर्म्स में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको समझें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक जब आपस में मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं उसे हम पदार्थ कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताएं। तो समांगी और विषमांगी, तो एक चीज इसमें मैं आपको जब आंसर्स बता रही हूँ तो एक हिंट भी आपको दे रही हूँ कि जब भी कहें अंतर बताएं तो आप कोशिश करें कि ऐसे 2 कॉलम आमने सामने रखें, ठीक है? और फिर एक ही मतलब जो पॉइंट आप समझे एक का डिस्कस कर रहे हैं उसी बेसिस पे आप दूसरे को भी समझाएं। जैसे हमने इसमें कहा है समांगी मिश्रण का इसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान संगठन होता है और विषमांगी मिश्रण का इसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान संगठन नहीं होता है। तो देखिए, हम यहाँ पे संपूर्ण द्रव्यमान की बात कर रहे हैं और संगठन की बात कर रहे हैं। तो समांगी में क्या कहा है कि इसके संपूर्ण समांगी मिश्रण का इसके संपूर्ण द्रव्यमान में समान संगठन होता है और यहाँ पे हम कह रहे हैं समान संगठन नहीं होता है संपूर्ण द्रव्यमान में। तो एक हम जो एक उसका फीचर ले रहे हैं, तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं उनमें अंतर बता रहे हैं तो हमें बताना चाहिए किसमें वो चीज प्रेजेंट है किसमें नहीं है, कौन ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को दर्शाता है कौन नहीं दर्शाता है। तो हमें ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए, एक बैलेंस लेके चलना चाहिए कि अगर हम संपूर्ण द्रव्यमान की बात कर रहे हैं तो संगठन कैसा है, समांगी में समान है और विषमांगी में समान नहीं होता। दूसरा है, इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों के बीच स्पष्ट पृथक्कन सीमाएं नहीं होती हैं। इसमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों के बीच में स्पष्ट पृथक्कन सीमाएं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि समांगी मिश्रण है तो हम उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं और इसमें विषमांगी में हमें क्लियर एक डिफरेंस दिखाई देता है। अब जैसे फिर हमने देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो विषमांगी में भी हम थर्ड पॉइंट में एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है?
तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, नमक चीनी का जल में विलयन, और यहाँ पे है जल और रेत का मिश्रण। ठीक है, तो ये आ गए हमारे समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर। अब जो हमारा दूसरा प्रश्न आ रहा है, विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए, जब भी फिर हमसे इनका डिफरेंस पूछा गया तो हमने कॉलम में लिखे आंसर। तो विलयन, निलंबन, कोलाइड। तो विलयन में कणों का आकार अति सूक्ष्म 10⁻⁻⁹ मीटर से भी छोटा होता है। निलंबन में कणों का आकार मध्यम होता है, कण आंखों से देखे जा सकते हैं। कोलाइड में कणों का आकार निलंबन से छोटा और विलयन से बड़ा होता है। तो देखिए, जैसा हमने देखा कि फर्स्ट पॉइंट में हमने कणों के आकार को डिस्कस करा है कि इसमें किस प्रकार के कण के आकार होते हैं। फिर हम देखते हैं ये पूर्णतया पारदर्शी होते हैं, ये पारदर्शी नहीं होते हैं, ये पारभासी होते हैं। फिर हमने यहाँ पर इनकी ट्रांसपेरेंसी की बात करी है कि पारदर्शिता के ऊपर बात करी है कि जो विलयन होते हैं ये पूर्णतः पारदर्शी होते हैं, और ये जो निलंबन होते हैं ये पारदर्शी नहीं होते, और कोलाइड जो है वो हमने कहा पारभासी होते हैं। अब हम विलयन की बात करते हैं। ये विलयन समांगी होते हैं, निलंबन ये विषमांगी होते हैं, और कोलाइड भी ये विषमांगी होते हैं। चौथा पॉइंट है विलयन का, इसके कण छन्ना पेपर के पार निकल जाते हैं। निलंबन में इसके कण छन्ना पेपर के पार नहीं निकलते हैं। कोलाइड में इसके कण छन्ना पेपर के पार पूर्णतः नहीं निकल पाते। तो देखिए, यहाँ पे हमने, जब हम फिल्टर पेपर की बात कर रहे हैं, छन्ना पेपर की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने तीनों पर हमने डिस्कस करा है कि विलयन में कण निकलते हैं या नहीं निकलते हैं। निलंबन के बारे में बात करी, फिर कोलाइड में वो छन्ना पेपर से निकल पाते हैं या नहीं, इसको हमने कंपेयर करा। तो ये वो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप ध्यान रखें, जो पॉइंट आप पहले एक ले रहे हैं उसी बेसिस पे आप जो जिसके साथ कंपेयर कर रहे हैं उसमें आप वो बैलेंस बनाकर रखिए। अब हमारा एक न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन आ रहा है। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त। तो यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या है, देखिए ये एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए हम जो 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में और इस टेम्परेचर पर घोल रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये जो है सोडियम क्लोराइड, हमें ये विलेय है, और जो जल है ये विलायक है। तो अब हम देखें, तो जब हम विलयन की सांद्रता निकालते हैं तो हम क्या, विलय की मात्रा और विलयन की का जो द्रव्यमान है, मीन्स विलय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान, ये और ये अपॉन इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको जब सेशन लिया था इसके ऊपर, तब वो जो आपकी बुक में एग्जाम्पल था उसको समझाया था। तो यहाँ पे देखिए, विलयन हमें निकालना है, तो विलयन किसका बन रहा है, सोडियम क्लोराइड और जल का। तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 36 और 100 को यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे, और विलय हमारा कितना है, 36 है। तो 36 अपॉन 100 प्लस 36 इंटू 100, तो ये 100 प्लस 36 हो गया 136। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, 36 अपॉन 136 इंटू 100, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे आएगा 26.47%। तो इस टाइप से हम इसकी सांद्रता निकाल सकते हैं। तो इसकी जरूर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा। फिर एक और जो प्रश्न है आज का हमारा, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के कथनांकों में 25 डिग्री सी से अधिक का अंतराल है। तो देखिए, अगर हम
25 डिग्री से कम का होता है तब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें कैसे है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को जिनके क्वथनांक 25 डिग्री से अधिक का अंतराल है, हम प्रजाभी आसवन विधि को से पृथक कर सकते हैं। प्रभाजी यहाँ पे ये प्रभाजी है, ठीक है, जरा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो प्रभाजी आसवन विधि द्रवों के अवयवों के क्वथनांकों में अंतर पर आधारित होता है। इस विधि में कम क्वथनांक वाला द्रव पहले वाष्पित होकर अलग हो जाता है तथा अधिक क्वथनांक वाला द्रव आसवन फ्लास्क में बचा रह जाता है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कैसे हम केरोसिन ऑयल और पेट्रोल का हम इसको मिश्रण को हम कैसे पृथक कर पाते हैं। अब है हमारा पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम दे। दही से मक्खन, समुद्र जल से नमक, नमक से कपूर। तो दही से मक्खन ये आपको याद होगा अपकेंद्रण विधि द्वारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा होता है। समुद्र जल से नमक ये वाष्पीकरण के द्वारा होता है और नमक से कपूर ये ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा होता है। फिर जो हमारा प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रणों को पृथक किया जा सकता है। तो क्रिस्टलीकरण विधि से मिश्रणों को पृथक करने के लिए इसे जल की न्यूनतम मात्रा में घोलकर अशुद्धियों को छान लेते हैं। इसके पश्चात विलयन को छानक पथ से ढककर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ठंडा होने पर हमें पदार्थ के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो देखिए अभी हमने इससे पहले देखा था वाष्पीकरण का, है ना। तो अब हम देख रहे हैं कि क्रिस्टलीकरण। तो ये एक है कि इसमें जो हमारे इस विधि में मिश्रणों को पृथक करने के लिए हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर लिखिएगा अगर आपका ये प्रश्न आता है। जल की न्यूनतम मात्रा में घोलते हैं, ये न्यूनतम मात्रा जरूर लिखना है क्योंकि हमें बहुत कम हम इसमें वाटर यूज करते हैं। और फिर हम उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि अशुद्धियों को हम छानते हैं। तो ये आपको याद होगा, ये भी हमने जब सेशन लिया था तब इसको डिस्कस किया था। फिर आगे का जो प्रोसेस है वो तो क्रिस्टलीकरण का आ ही जाता है। अब हमारा जो एक और प्रश्न आ रहा है वो है, निम्न के रासायनिक और भौतिक परिवर्तनों में वर्गीकृत करें। अब ये जो है आपके डिफरेंट है, पेड़ का काटना, मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, अलमारी में जंग लगना, ये आपके सब हैं। मैं आपको सीधे उत्तर पर जा रही हूँ कि रासायनिक परिवर्तन कौन से और इसमें भौतिक परिवर्तन कौन से, वो ये देखिए। रासायनिक परिवर्तन होगा अलमारी में जंग लगना। रस्ट जो होता है, रस्टिंग प्रोसेस जो होता है, ये एक केमिकल प्रोसेस माना जाता है, रासायनिक परिवर्तन माना जाता है। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहती हूँ, रासायनिक परिवर्तन वही एक रिवीजन कर लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन उसको हम मानते हैं कि जब अब नया जो पदार्थ बना है वो जिनके रिएक्शन से बना है वो चीजें हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं आसानी से। कुछ केमिकल प्रोसेस होते हैं जिससे प्राप्त कर सकते हैं लेकिन आसानी से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो जंग अगर लग गई है तो क्या है, लोहा है, लोहा फिर क्या होता है, वो बिल्कुल भुरभुरा हो जाता है, हमें वापस नहीं मिल सकता है। तो ये इसलिए जंग लगना एक रासायनिक प्रोसेस है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों में विघटित होना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी और कागज का जलना, जब हमारे ये लकड़ी कागज जल जाता है हमें ऐश राख मिलती है और राख से हम वापस वो लकड़ी या हम वो पेपर नहीं प्राप्त कर सकते। भौतिक परिवर्तन पेड़ों का काटना कि इसलिए हम कह रहे हैं कि हाँ, हमने जब पेड़ काटा तो वापस उसकी जो लकड़ी से हम वापस पेड़ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अगर हम तने का एक रासायनिक गुण देखें और अगर हम जो उसको काटने के बाद वो जो लकड़ी मिली है वो रासायनिक गुण दोनों का देखें तो दोनों का वो एक रासायनिक, अगर देखें केमिकल, उसमें वो सेम है। तो हम मेन हमारा भौतिक परिवर्तन हम उनको ज्यादा माने कि जिनमें केमिकल वो जो एक जो चेंज अगर देखें तो वो एक ज्यादा चेंज नहीं होता, उनके गुण समान रहते हैं। जैसे लकड़ी और कागज का जलना, तो अब जो हमें राख मिली है तो जो हमें पेपर की जो क्वालिटीज है वो राख में नहीं मिल सकती है, तो हम इसलिए उसको रासायनिक परिवर्तन मानते हैं। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना,
ये एक भौतिक है क्योंकि मक्खन पिघल गया है। वापस अगर हम उसका टेम्परेचर डाउन करें, हम फ्रिज में रखें, मक्खन फिर से जम सकता है, अपने पुराने रूप में आ सकता है। और मक्खन का जो चिकनाई है, जो हम उससे अपना खाने में प्रयोग कर सकते हैं, हम जो घी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, वो चाहे पिघला हुआ हो जमा हो, हम वैसे ही प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ये भौतिक परिवर्तन है, पिघलना। जल का उबल का वाष्प बनना, क्योंकि वाष्प में भी वो जल वाले ही, अगर देखें केमिकल कंपोजिशन सेम रहेगा, और वाष्प से हम वापस जल प्राप्त कर भी सकते हैं। जल में साधारण नमक का घुलना, तो ये जल में तो हमें नमक हम वापस प्राप्त कर सकते हैं, तो ये जल में साधारण नमक का घुलना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। और फलों से सलाद बनाना, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि फल काटने के बाद भी हमारा उनका टेस्ट, उनका जो एक सब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो सेम रहते हैं, बस उनका साइज डिफरेंट हो जाता है। इसलिए ये हमने जो करे, ये जितने चेंजेस हैं ये भौतिक परिवर्तन है। और जो ऊपर के अभी हमने डिस्कस करे थे वो सारे रासायनिक परिवर्तन कैटेगरी में आते हैं। अब अपने आसपास की चीजों को शुद्ध पदार्थों या मिश्रण से अलग करने का प्रयत्न करें। तो शुद्ध पदार्थ हो गए ऑक्सीजन, सोने की अंगूठी, एल्युमिनियम फॉयल आदि। मिश्रण हुआ वायु, जल, नमक, पीतल, लकड़ी आदि। तो ये हमारे हो गए शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। तो बच्चों, आज हम लोगों ने थोड़े से प्रश्न और उनके उत्तर देखे। अभी जैसा आप जानते हैं हमारा एक और सेशन होगा जिसमें हम जो आपके पाठ में जितने आपके और प्रश्न हैं उनके उत्तर हम डिस्कस करेंगे। तो आप इन सारे आपके सामने उत्तर हैं, बस आपको समझना है, याद रखना है, और फिर जब आपको उनको अपने एक होमवर्क फॉर्म में अगर आपको मिल रहा है तो आप ये उत्तर लिख सकते हैं, और एग्जाम्स के लिए भी आप इनको तैयार कर सकते हैं। अगले सेशन में थोड़े से प्रश्न और उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।